Good morning, student. Today we are study our chapter number 2 of your history book, and it's my lecture number 2nd. And today topic is प्रशस्तिस and land grants. First तो प्रशस्तिस क्या होती है, हमने 6th क्लास में पढ़ा है इसके बारे में, थोड़ा सा जाना था. प्रशस्ति क्या होती है? मेटल प्लेट होती है ना? मेटल प्लेट ही है ना? हाँ, मेटल प्लेट होती है और उस पर कुछ लिखा होता है. कई बार हम ऑलमोस्ट उसको पढ़ नहीं पाते, क्या लिखा है ये तो पता है, हाँ इस पे कुछ लिखा है, बट ऑलमोस्ट हम पढ़ नहीं पाते, है ना? यही होती है ना प्रशस्ति. हाँ बिल्कुल यही होती है कि मेटल प्लेट की ऑलमोस्ट कॉपर की बनी होती है प्रशस्ति, और उस पर कुछ लिखा होता है, हम इतना जानते हैं. देन लिखा क्या होता है और कौन लिखता है, दोनों ही क्वेश्चन है. तो प्रशस्ति एक मेटल प्लेट होती है जिस पर उस टाइम के राजा के बारे में लिखा रहता था, और वहां के ब्राह्मणास या वो जो वहां के पावर वाले लोग रहते थे, ऑलमोस्ट ब्राह्मण जो रहते थे वहां पर, वो प्रशस्ति लिखते थे राजा के बारे में. अब राजा के बारे में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? अच्छा ही लिखेंगे, नेचुरल है ना? वो उन्हीं के राज्य में रह रहे हैं तो प्रशस्ति मीन्स एक अच्छा लिखेंगे. देन जो भी प्रशस्ति हमें मिलती है, हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल है, क्योंकि उस पर ट्रस्ट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है. मीन्स राजा अपने लिए तो अच्छा ही लिखवाएगा या उस प्रशस्ति को ही रखेगा रिकॉर्ड में जो उसके अच्छा बताती है. कई बार राजा खुद भी अपने बारे में काफी बड़ा चढ़ा के लिखवाता था कि इस तरह की प्रशस्तियां हमारी बनाई जाए ताकि लोगों को उसके बारे में इस तरह से अच्छा बड़ा चढ़ा के पता चले. तो प्रशस्ति एक मेटल प्लेट होती है जिसमें राजाओं के बारे में लिखा रहता है, और प्रशस्ति ऑलमोस्ट ब्राह्मणास लिखते थे, और उसमें उस पर बिलीव किया भी जा सकता है और नहीं भी, मीन्स वो ट्रस्टेबल है भी सही और नहीं भी. उनमें उस टाइम पर राजा ने जो लिखाया है हमें सिर्फ वो ही पता है. अब राजा ने फोर्सफुली लिखवाया है या एक्चुअल में राजा ऐसा था या लिखने वाले ने उसको बड़ा चढ़ा के लिखाया है, इसके बारे में हम उसके बारे कुछ भी कह नहीं सकते थे. अब ब्राह्मणास प्रशस्ति लिखते थे, देन डेफिनेटली ये राजा तो खुश होगा ही सही, और खुश होकर उन्हें क्या दे देते थे? लैंड दे देते थे कि इतना सारा राजा ने खुश होकर यहाँ के पर्टिकुलर एरिया का लैंड आपको दे दिया है ना? तो ब्राह्मण को भी खुश हो जाते थे कि उन्हें उस प्रशस्ति को लिखने के कारण इतना बड़ा लैंड एरिया का उन्हें एक पावर मिल गई कि इतना बड़ा लैंड एरिया उनका है. दोनों ही तरफ से अच्छा हो रहा है. अब लैंड मिला है तो क्या ओनली लैंड ही होगा ब्राह्मणास के पास, या पर्टिकुलर लैंड दिया है तो उस पर क्या क्या कर सकते थे? ब्राह्मणास अगर कोई लैंड मिला है तो उस पर टैक्स ले सकते थे, है ना? उस पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकते थे, या वहां पर जैसी भी वो लैंड है उस पर जो भी हो रहा है, आइदर एग्रीकल्चर हो रहा है या वहां का बिजनेस है, वो सब का होलसेल वो ब्राह्मण बन जाता था. तो इस तरह का पहले के जमाने में हमें प्रशस्ति मिली है, और उसके लिए क्या लैंड दिया जाता है ये सब थोड़ा सा हमें इतिहास से पता चला है कि किस तरह से वहां पर काम होता था. तो ये तो हमारी प्रशस्ति के बारे में हमने जाना. अब मेन जानते हैं हम वेलफेयर ऑफ द वेल्थ. मीन्स ये मेन टॉपिक है आपका और थोड़ा सा बड़ा है ना? तो वेलफेयर ऑफ द वारफेयर फॉर द वेल्थ मीन्स क्या समझ में आया इससे? वेल्थ माने हम धन संपदा मान सकते हैं, है ना? तो धन के लिए लड़ाई. अभी तक हमने राजाओं के बारे में जाना कि राजा किस तरह से बनते थे, किस तरह से सामंत राजा बन जाते थे. अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन जान लिया, और हमें प्रशस्तियों के थ्रू उनका एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे राज्य के बारे में पता चला है, वो भी जान लिया कि प्रशस्तियां सच भी हो सकती है और नहीं भी. अब जानेंगे कि उनके बीच में धन के लिए राजाओं के बीच में किस तरह से लड़ाई होती थी. अब ये हम सभी जानते हैं कि एक राजा दूसरे राज्य पर अटैक करता था. क्यों करता था? रीजन क्या है उसका? फर्स्ट वो पावर चाहता था उस राज्य की, सेकंड वेल्थ चाहता था वहां का, थर्ड अगर कोई वो पर्टिकुलर राज्य बहुत ज्यादा अच्छा है, वहां की विशेषता कोई स्पेशलिटी है, तो वो उसे मोटिवेट करती थी कि उस राज्य को हथिया लिया जाए. तो इस तरह से पुराने जमाने में राजाओं की आपस में लड़ाइयां हुआ करती थी. वो कई बार धन के लिए होती थी, कई बार उस लैंड के लिए होती थी, कई बार अपने पावर शो करने के लिए. तो आपस में राजा आपस में लड़ाई किया करते थे, और लड़ाई कर एक राज्य का
एक राज्य को दूसरे राज्य में मिला लिया करते थे, जो जीत जाता था वो उसका राज्य ले लिया करता था। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं। अब मेनली हमें जो पढ़ना है, इसमें तीन तरह के, तीन पार्ट में इसके स्ट्रगल को हम पढ़ते हैं कि किस तरह से राजाओं की लड़ाई हुआ करती थी। आपके सिलेबस में इस चैप्टर में थोड़ा सा तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, समझने की कोशिश करना है इसे। फर्स्ट हम लेते हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। कन्नौज जो था एक मिड वाला एरिया था। मिड वाला एरिया मीन्स कन्नौज उत्तर प्रदेश जो है मिड वाले एरिया में था, और इससे पालास, गुर्जर प्रतिहार्य और राजपूतास, तीन तरह के जो स्टेट थे उनके बीच में कन्नौज पड़ता था। ठीक है, तो कन्नौज मिड में आने के कारण पालास, राजपूतास एंड गुर्जर प्रतिहार्य, ये तीनों मिलकर इसको हथियाना चाहते थे। हथियाने की वजह क्या थी कि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया था। फर्टाइल होने के कारण सभी चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी होती थी। फर्टाइल होने के कारण खेतीबाड़ी अच्छी होती थी, बिजनेस अच्छा चलता था, वेल्थ काफी था। तो जो तीन थे, तीनों कन्नौज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो इसके कारण इसे मतलब तीन तरह से लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। और मेनली जैसे पालास को अगर राजपूतास से जाना है, उन पर भी अटैक करना है, तो वो सोचते थे कन्नौज को, मिड में था तो कन्नौज को हम हथिया लें, तो हमारे पास ये दो वाले जो हैं उस पर भी पावर दिखाने का हमें सोर्स मिल जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों मिलकर कन्नौज को हथियाना चाहते थे, है ना। मैंने बताया तीन मिलकर इसको हथियाना चाहते थे। फर्टाइल एरिया था इसलिए इसे हथियाना चाहते थे। तो फर्स्ट तो स्ट्रगल था ये कन्नौज के लिए, ठीक है, जो कि तीन लोगों ने मिलकर किया था। सेकेंड हम पढ़ते हैं गजनी। गजनी नाम में दिमाग में आता है, आमिर खान तो नहीं आ गया गजनी देखते से, है ना। कई बार गजनी का नाम सुनते हैं हमें आमिर खान की वो गंजे वाली पिक्चर्स ध्यान में आ जाती है ना। तो वो वाला गजनी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री वाला गजनी है ना। तो गजनी का जो था वो 997 से 1030 तक का इसका साम्राज्य रहा है। बस इतने से पीरियड का साम्राज्य रहा है। ये कहाँ का राजा था? ये अफगानिस्तान का राजा था, ठीक है। ये हमारे देश का नहीं था, अफगानिस्तान का राजा था। और पर ईयर किसी न किसी सब कॉन्टिनेंट पर ये अटैक करता रहता था। अटैक क्यों करता था? वही या तो वेल्थ के लिए, है ना, या कोई स्पेशलिटी या लैंड एरिया अटैक करता था, वहां से धन संपदा लूट कर वापस से अफगानिस्तान चला जाता था। ये इसका था। और इसने हमारे इंडिया पर इतने से टाइम पर हमारे जो नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन पे इसने अटैक किया है, और उस पर 17 टाइम अटैक किया है। इतने से टाइम के लिए इसने 17 टाइम अटैक किया है। और मेनली अटैक किया है ये मंदिरों पर ज्यादा अटैक करता था। क्यों? क्योंकि मंदिर उस टाइम, मैंने से पहले वाले लेसन में आपको बताया था कि मंदिर क्या थे, किसी भी राजा के लिए अपना पावर और वेल्थ शो करने का एक तरीका था। कि मंदिर बहुत अच्छा बनाते थे वो, ताकि खुद की पावर भी शो कर पाए, खुद के वेल्थी, खुद की शान, आन मान शान वो मंदिरों के थ्रू शो करते थे। तो जो ये गजनी था, इसने सोमनाथ टेम्पल जो है हमारा गुजरात में है, उस पर अटैक किया, और वहां की जितनी भी वेल्थ थी, जितनी भी धन संपदा थी, वो सब लूट कर कहाँ ले गया? अफगानिस्तान ले गया। इसके अलावा और भी कई मंदिर हैं जिसपे गजनी ने बार बार यहाँ आकर अटैक किया है, और लूट लाट के वहां का जितनी भी वेल्दी चीजें थी, जितनी भी अच्छी चीजें थी, वो सब लूट कर अफगानिस्तान ले जाता था। और काफी बड़ा इसका अफगानिस्तान में साम्राज्य था। इसने ईरान पर भी अटैक किया है। इस तरह से इसका काफी बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था और काफी पावरफुल था उस टाइम पर। तो गजनी नाम याद रहेगा ना, आमिर खान वाला नहीं याद रखना, ठीक है। गजनी में तो सोमनाथ टेम्पल जो है हमारा काफी वेल्दी टेम्पल रहा है बहुत प्राचीन काल से, और आज भी काफी वेल्दी टेम्पल है। तो इसने वहां पर अटैक किया था। हमें गजनी के नाम से सोमनाथ टेम्पल को याद रखना है, ठीक है। अब इसने इतना जब भी अटैक किया है इंडिया पर, उसको नोट डाउन भी करवाया है। किससे नोट डाउन कराया? अल बुरानी, है ना। अल बुरानी से इन्होंने नोट डाउन करवाया है कि कितनी बार कहां पर इन्होंने अटैक किया, और वहां से क्या क्या ये लेके गए हैं। तो अल बुरानी ने एक बुक लिखी थी, किताब उल हिंद। मीन्स इस बुक को लिखा था अल बुरानी ने कि गजनी ने हिंद पर कहां कहां अटैक किया है और वहां से क्या ले गए। और इसको लिखने के लिए उन्होंने हमारे यहाँ के ब्राह्मण का, जिनको संस्कृत का बहुत ज्यादा नॉलेज था, उनका भी सपोर्ट लिया है। क्यों लिया है?
क्योंकि मोहब्बत जो गजनी था इसको इंटरेस्ट था कि ये कहाँ से क्या क्या लूट के आया, वहां के लोग किस तरह के थे, उनके बारे में भी लिखे। सिर्फ ये नहीं नोट डाउन नहीं, ये नहीं करना कि गजनी ने सोमनाथ टेम्पल से इतना सारा वेल्थ लिया और चला गया, सिर्फ यही नहीं लिखना, इसके अलावा ये भी लिखना है कि वहां के लोग कैसे थे। इस गजनी जो थे उनको काफी इंटरेस्ट था कि लोगों के बारे में भी लिखा जाए कि वो लोग पर्टिकुलर लोग कैसे थे और वहां का राज्य कैसे चलता था और गजनी ने कैसे उन्हें लूटा। तो उसके लिए वहां के ब्राह्मण से भी सपोर्ट लिया जाता था और जिन्हें संस्कृत का नॉलेज था, जो उसके बारे में काफी अच्छे से बता सकते थे, उनके सपोर्ट से ये बुक बनाई गई है। तब तो ये बुक बन गई, बट आज हमें हेल्प करती है पूरा हमारी हिस्ट्री जानने में। शायद से गजनी को भी ये नहीं पता होगा कि ये बुक कितनी हेल्प कर रही है हमारे आज के जितने भी इतिहास है, जितने भी हिस्ट्री हम जानते हैं, उसमें ये बुक काफी हमें हेल्प करती है उस इतिहास को जानने में। अब हमने 2 तो पढ़ा है, स्ट्रगल, है ना। अब तीसरे पे आते हैं, चामांस। चामांस को चौहांस भी कहते हैं, है ना। चामांस का जो अपना एरिया था वो दिल्ली एंड अजमेर तक फैला हुआ था, दिल्ली से अजमेर के बीच में फैला हुआ था। बट सेम प्रॉब्लम, जितना एरिया है हम उसको आगे बढ़ाने का चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लैंड एरिया को कवर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारा साम्राज्य हो। तो ये काफी अपने एरिया को बढ़ाना, ये भी बढ़ाना चाहते थे। देन इन्हें सामना करना पड़ा, क्यों? क्योंकि अगर आप लैंड एरिया को बढ़ाना चाहोगे तो कुछ तो होंगे जो सरेंडर कर देंगे, लेकिन कुछ अपोजिशन वाले भी होंगे जो सरेंडर नहीं करना चाहेंगे, जो कि आपको रोकेंगे। तो इन्हें रोका गया चालुकास ने, जो कि गुजरात में रोका है। गुजरात में चालुकास थे जिन्होंने इन्हें काफी अच्छी टक्कर दी है। और दूसरा रोका है उत्तर प्रदेश में, जब ये अपना लैंड एरिया बढ़ा रहे थे, जब ये वहां आक्रमण कर रहे थे, तो वहां के गढ़वाल्स जो थे उन्होंने इन्हें रोकने की कोशिश की है। तो इस टॉपिक में वेलफेयर ऑफ द वेल्थ में हमने 3 स्ट्रगल के बारे में पढ़ा है, गजनी का, चामांस का और ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में हमने थोड़ा सा जाना है। तो ये सारी चीजें काफी देखने में छोटी लगती है कि गजनी के बारे में या चामांस के बारे में थोड़ा छोटा छोटा सा टॉपिक है कि जहां हमने ये जाना है, बट आगे इन्हीं के लेसन को, इन्हीं की स्टोरी को आगे रिलेट किया जाएगा। आपके जितने भी लेसन है हिस्ट्री में वो इन्हीं को रिलेट करके हैं। तो ये छोटी छोटी से लाइन या छोटे छोटे से जितने भी हैं, हम इन्हें थोड़ा सा गौर से पढ़ें ताकि हम आगे वाले लेसन को समझ पाए, ठीक है। तो एक बार जब भी मैं आपको कुछ भी स्टडी करा रही हूं तो आप अपनी बुक को जरूर कंसीडर करें, उसे जरूर रीड आउट करें, ताकि जितना भी मैंने पढ़ाया है वो आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।